नाक बंद होना या सांस लेने में तकलीफ़ होना, ये हम लोग अपने ओपीडी में बहुत कॉमनली पेशेंट से सुनते हैं। तो आइए जानते हैं क्या होता है इसका प्रमुख कारण और इसे कैसे हम ट्रीट करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर कृति सिन्हा, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ, सत्य INENT केयर, हरमू, रांची से। तो सबसे पहले जो नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन का सबसे या नाक बंद हो जाना या नाक में तकलीफ़ हो जाना का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है डिविएटेड नेज़ल सेप्टम। आज हम लोग बात करेंगे डिविएटेड नेज़ल सेप्टम के बारे में। तो ये समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा सेप्टम क्या कहलाता है या नेज़ल सेप्टम हमारा क्या होता है। हमारा नेज़ल सेप्टम जो होता है वो हमारे दोनों नाक को, नेज़ल कैविटी को हमारे दो भाग में सेपरेट करता है, राइट नेज़ल कैविटी एंड लेफ़्ट नेज़ल कैविटी। ये हमारा बीच का जो ये पोर्शन है ऊपर तक, इसे हम कहते हैं नेज़ल सेप्टम। ये बना हुआ है कार्टिलेज का और बोन का। जो सामने वाला भाग होता है वो कार्टिलेज होता है और जो पीछे का भाग होता है वो बोनी पार्ट होता है। यही पार्ट होता है जो हमारे नाक को दो पार्ट में डिवाइड करता है। अब इसमें डिविएशन कैसे कैसे तरह के आ सकते हैं। तो डिविएशन जो है वो आपका, सबसे पहले समझिए कि डिविएशन का मतलब क्या है। डिविएशन का मतलब है नाक की जो सेप्टम है उसका टेढ़ा हो जाना। ये आपके या तो कार्टिलेज को इन्वॉल्व कर सकता है या तो ये बोन को इन्वॉल्व कर सकता है। मोस्ट कॉमनली ये कार्टिलेज और बोन का जो जंक्शन है उसको इन्वॉल्व करता है। ये दो तरह का हो सकता है, सी शेप्ड, या तो किसी एक नाक को ब्लॉक करेगा या दाईं तरफ या बाईं तरफ, या एस शेप्ड हो सकता है जिसके कारण दोनों नाक बंद हो सकते हैं, राइट नेज़ल भी और लेफ़्ट नेज़ल कैविटी भी। अब इसका इम्पॉर्टेंट कारण क्या होता है, इसके कॉज क्या होते हैं DNS के। तो डिविएटेड नेज़ल सेप्टम जिसे हम DNS बोलते हैं, या नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाना के सबसे जो कॉमन कारण होता है वो प्रेजेंट एट बर्थ, ये आपको जन्म से ही होता है। बहुत सारे केसेस में, ऑलमोस्ट 70% केसेस में ऑफ द पॉपुलेशन में ये पाया जाता है कि आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी होती है। कभी कभार ये इम्बैलेंस बिटवीन जो हमारा ये जो पैलेट का बोन है और बाकी फेशियल बोन्स के बीच में जब इम्बैलेंस हो जाता है तो जिसके कारण भी नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। मोस्टली सेकंड मोस्ट कॉमन जो इसका कारण होता है ये होता है ट्रॉमा। किसी भी कारण से अगर आपको चोट लगा है या आपके नाक में चोट लगी है तो आपके नाक की हड्डी टेढ़ी हो सकती है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, पेशेंट क्या यूजुअली प्रेजेंट करता है। तो मोस्ट कॉमनली जो इसका सिम्टम होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन। पेशेंट हमेशा ये कंप्लेन करता है कि उसे नाक से सांस लेने में तकलीफ़ होती है या उसे नाक बंद जैसा लगता है। पेशेंट यूजुअली बोलता है कि ऑल्टरनेटिंग नेज़ल ब्लॉकेज की उसकी शिकायत रहती है। ऑल्टरनेटिंग नेज़ल ब्लॉकेज का मतलब है कभी ये नाक बंद होता है, कभी दूसरा वाला नाक बंद होता है। पेशेंट यूजुअली अपने साइड पे सोना प्रेफर करता है या करवट लेकर सोना प्रेफर करता है, क्योंकि इस एक्टिविटी में ही उसका नेज़ल पैसेज खुला हुआ रहता है और वो ठीक से सांस ले पाता है। होता है पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ होती है। कभी कभार पेशेंट वन साइडेड या तो फेशियल पेन बोलता है, उसे यहाँ पे फेस में दर्द होता है या सर दर्द होता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो डिविएशन है वो आपके साइनस का जो नॉर्मल ओपनिंग है या जो बोन है, टर्बिनेट जो हमारा होता है उसको वो प्रेशर देता है, उसके ओपनिंग को वो ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण एयरवे जो है हमारा वो ठीक से हो नहीं पाता और साइनसाइटिस के सिम्टम्स डेवलप करने लगते हैं। पेशेंट बहुत बार नेज़ल ब्लीडिंग या नाक से खून आने की भी शिकायत करता है, क्योंकि हमारा जो एयर है वो नाक को मॉइस्ट भी करता है। तो मॉइस्ट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो अनऑब्स्ट्रक्टेड नेज़ल कैविटी में पास करे। पर जब भी अगर एयर पास कर रहा है और उसे कभी ऑब्स्ट्रक्शन महसूस होता है तो वो एयर को ड्राई कर देता है
जिसके कारण क्रस्ट फॉर्मेशन होता है, और जब ये क्रस्ट निकलता है तो वो नेज़ल ब्लीडिंग करता है। बहुत बार नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन के केस में सेप्टल स्पर या हड्डी बढ़ना भी देखा जाता है, जो भी आपके ब्लीडिंग वेसल को बार बार ट्रॉमेटाइज करता है, और इसके कारण भी नेज़ल ब्लीडिंग होता है। पेशेंट्स स्नोरिंग या खर्राटा लेने की भी हिस्ट्री देते हैं। बहुत बार पेशेंट्स ये भी कंप्लेन करते हैं कि उन्हें कान में दर्द जाता है बार बार सर्दी लगने के कारण, क्योंकि उनका ट्यूब ब्लॉक हो जाता है और उनको कान की परेशानी आनी शुरू हो जाती है। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं जिससे आप ये समझ सकते हैं कि आपको डीएनएस है या नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक ईएनटी कंसल्टेशन लें। आपके ईएनटी कंसल्टेंट आपके नाक को एग्जामिन करते हैं। हम लोग हेडलाइट के थ्रू एंटीरियर पार्ट ऑफ द नोज़ या नाक का आगे वाला भाग को हम लोग एग्जामिन करते हैं। अगर उसमें कोई परेशानी होती है तो हम लोग पेशेंट को उसी समय बता सकते हैं कि उन्हें डीएनएस है या उनके नाक की हड्डी टेढ़ी है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि एंटीरियर एग्जामिनेशन में वो बहुत क्लियरली नहीं पता चलता है, तो हम लोग एक डायग्नोस्टिक नेज़ल एंडोस्कोपी करते हैं, जिसमें हम लोग पेशेंट का सेप्टम एग्जामिन करते हैं कि पेशेंट के सेप्टम में कार्टिलेजिनस पार्ट या बोनी पार्ट में कोई डेविएशन तो नहीं है। साथ ही साथ हम पेशेंट के साइनस की पोजीशन भी देखते हैं कि साइनस में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जिसके कारण पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं। बहुत बार ऐसे केसेस में अगर साइनस का इन्फेक्शन देखा जाता है तो हम लोग पेशेंट को CT-PNS या CT स्कैन ऑफ द पैरानेज़ल साइनस या साइनस की भी एडवाइस करते हैं। अब हम इसे ट्रीट कैसे करते हैं? डीएनएस या डिविएटेड नेज़ल सेप्टम का ट्रीटमेंट क्या है? ज़्यादातर केसेस में जो डिविएटेड नेज़ल सेप्टम है वो हम मेडिकली ठीक कर सकते हैं। पेशेंट्स को नेज़ल स्प्रे, सलाइन वॉश और एंटीहिस्टामिन्स दिया जाता है और पेशेंट्स की परेशानी दूर हो जाती है। पर कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ़ होती है, रात में उसकी नींद बार बार टूटती है, उसे मुंह खोलकर सांस लेना पड़ता है। तो इन कंडीशंस में हम पेशेंट को सर्जरी एडवाइस करते हैं। डिविएटेड नेज़ल सेप्टम की करेक्शन की जो सर्जरी होती है इसे हम सेप्टोप्लास्टी सर्जरी बोलते हैं। ये सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है। इस कंडीशन में ये ऑपरेशन में मोस्टली 1 to 2 आवर्स लगता है। हम सर्जरी में एंडोस्कोप के माध्यम से पेशेंट की नाक की हड्डी को सीधा करते हैं। सर्जरी के बाद पेशेंट को नेज़ल प्लैक लगाया जाता है, जो 2 दिन के बाद रिमूव कर दिया जाता है और उसके बाद पेशेंट को डिस्चार्ज दिया जाता है। पोस्ट सर्जरी थोड़ी बहुत ब्लीडिंग आना एक कॉमन प्रॉब्लम है और इसे हम पेशेंट को नेज़ल क्रस्ट रिमूव करने के लिए या नेज़ल क्रस्ट को वॉश करने के लिए सलाइन वॉश एडवाइस करते हैं। पर ज़्यादातर केसेस में ये भी देखा जाता है कि पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है, ये मेडिकल मैनेजमेंट से ही ठीक हो जाता है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दिए गए वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो। अगर मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सत्या INENT केयर में अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर से संपर्क करें। नमस्कार।